नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम वितान भाग 1 का पाठ राजस्थान की रजत बूंदें, जो कि अनुपम मिश्र जी की रचना है, पढ़ेंगे और जानेंगे कि राजस्थान की रजत बूंदें पाठ का नाम क्यों रखा गया है। आप सभी को पता है कि राजस्थान में पानी की कमी रहती है, बरसात बहुत कम होती है। इस कारण से वहाँ पर पड़ने वाली बरसात की बूंदों को राजस्थान की रजत बूंदें कहा गया है। रजत अर्थात चांदी, और जो वो पानी की बूंदें होती हैं, पानी का रंग जो होता है वो चांदी के समान होता है। और दूसरा कि उसमें उसका मूल्य यहाँ पर दिखाया गया कि राजस्थान में उन पानी की बूंदों का कितना मूल्य है, और वो क्योंकि रेत के अंदर समा जाती हैं इसलिए भी उनको रजत बूंदें कहा गया है। तो अनुपम मिश्र जी एक पर्यावरणविद हैं जो कि पानी बचाओ आंदोलन चला चुके हैं। कई उन्होंने बहुत सारी मुहिम उन्होंने चलाई थी पानी बचाओ के लिए, बहुत सारी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। तो एक इनकी पुस्तक थी आज भी खड़े हैं तालाब, जिसका संस्कृत में अनुवाद करके आपको 8वीं कक्षा में एक पाठ था संसार सागरस्य नायका, वो पाठ दिया गया था, वो आप लोगों ने उसको पढ़ा था। तो चलिए अभी देखते हैं अनुपम मिश्र जी ने इस पाठ में हमें पानी के बारे में क्या बताया है। पसीने से तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जा रही है। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। तो ये बताया गया कि किस प्रकार चेलवांजी या चेजारो जो हैं वो कैसे कुई का निर्माण करते हैं, और उकरू बैठ करके उनको कुई का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि उसका व्यास बहुत छोटा होता है और बहुत गहरे जाने के बाद कसी या फावड़ा वगैरह वहाँ पर चलता नहीं है। तो उस स्थिति में उनको बसोली से वहाँ की मिट्टी को उखाड़ उखाड़ कर या मिट्टी को काट काट करके और उसको खोदा जाता है और उसके बाद उस मिट्टी को बाहर निकाला जाता है। तो चेलवांजी मतलब चेजारो या जो कुएं का निर्माण करने वाले लोग हैं। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है, अर्थात नीचे जाती है, और गहराई में जमा दम घोंटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। तो इसमें देखिए कुछ आपको दृश्य यहाँ पर नज़र आएगा। ये कुएं की ऊपर की सतह दिखाई गई है। यहाँ पर ऊपर की ओर से कुएं में रस्सी डाली जा रही है, और नीचे जो ये चेलवांजी बैठा हुआ है, उकरू इसको बोलते हैं, उकरू बैठना। तो ये चेलवांजी यहाँ पर बैठा हुआ है और ये वहाँ पर बसोली से खुदाई करते हैं, और साथ में बाल्टी नीचे डाल दी जाती है ऊपर वाले लोगों के द्वारा, और वो नीचे से जो उसने मिट्टी खोदी है उस मिट्टी को उस बाल्टी में भरता है और ऊपर की ओर छोड़ देता है, और ऊपर वाले लोग उस बाल्टी को खींच लेते हैं। इस तरह जो अंदर वो मिट्टी की खुदाई करता है वो मिट्टी धीरे धीरे बाल्टी के जरिए वो ऊपर उठाते रहते हैं, ऊपर निकालते रहते हैं, और चेलवांजी अपने कार्य करने के लिए आगे जगह बनाते रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। एक तरह से हेलमेट की तरह यूज़ करते हैं वो। पतीला वगैरह कोई भी बर्तन वो ले लेते हैं, और उस बर्तन को जैसे कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का, लोहे इत्यादि का बर्तन वो अपने सिर के ऊपर ओढ़ लेते हैं और उसको हेलमेट की तरह प्रयोग करते हैं। चेलवांजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं। दक्षतम लोग मतलब जो बिल्कुल निपुण हैं। दक्षतम मतलब सबसे ज़्यादा निपुण, जो बिल्कुल उस काम में बिल्कुल माहिर हैं।
यह काम चेजा कहलाता है। ये जो चिनाई का काम होता है उसको चेजा कहते हैं। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी सी भी केवल व्यास में ही है, गहराई में तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। अर्थात जो ये कुएं जो है वो व्यास में अर्थात डायमीटर में थोड़ी छोटी है कुएं से, उसका व्यास थोड़ा छोटा होता है, रेडियस थोड़ी छोटी होती है, लेकिन लंबाई जो है, गहराई जो है वो कुएं के लगभग बराबर ही होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम या ज़्यादा होती है। अब वो कारण क्या है वो आगे हम पता करेंगे। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है और कुएं भूजल से ठीक वैसे ही नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि कुआं जो होता है वो भूजल को ग्रहण करता है, ग्राउंड वाटर को ग्रहण करता है। जो भूमि के नीचे जो जल होता है वहाँ तक कुएं को ले जा करके और खड़िया मिट्टी के अंदर सुराख कर दिया जाता है और उसके अंदर एक पाइप लगा दिया जाता है ताकि जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर आ सके और उस जल को हम ग्रहण कर सकें। लेकिन कुएं के बजाय खड़िया मिट्टी की परत के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है ताकि जो ऊपर का पानी जो है वो नीचे ना जाए, ग्राउंड वाटर में ना जाए, और ग्राउंड वाटर का जो पानी है वो ऊपर ना आए। तो एक तरह से बस इतना ही अंतर है कुएं और कुएं में, गहराई के उसमें, कि उसको खड़िया मिट्टी के ऊपर ले जा करके, कुएं को खड़िया मिट्टी के ऊपर ले जा करके छोड़ दिया जाता है और कुएं को खड़िया मिट्टी के ऊपर ले जा करके खुदाई उसकी बंद कर दी जाती है, लेकिन खड़िया मिट्टी के अंदर सुराख करके और उसके अंदर पाइप लगा दिया जाता है ताकि वो पाइप जो है वो ऊपर पानी ला सके, भूजल जो है वो ऊपर आ सके उस पाइप के जरिए। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती हैं, तब भी जब वर्षा नहीं होती तब भी वो वर्षा के जल को समेटती रहती है, इकट्ठा करती रहती हैं। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। नेति नेति जो है ये एक हमारे अध्यात्म का, हमारे पुराणों का एक, उपनिषदों का एक सूत्र है, नेति नेति। इसका कहने का अभिप्राय क्या है, इसमें नेति नेति का अभिप्राय ये है कि कभी अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि क्या कुएं के अंदर पानी ऊपर से बरसात से सीधे आता है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं। फिर उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कुएं के अंदर पानी जो है वो तालाबों से या इधर से ऊपर ज़मीन की सतह से बह करके आता है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं। फिर उसके बाद अगर कोई पूछे कि क्या कुएं के अंदर पानी जो है वो भूजल से आता है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं। तो बड़ा ही पेचीदा मामला हो जाता है कि फिर पानी आता कहाँ से है, जब ना तो ऊपर से बरसात से पानी आता है, ना ही ज़मीन से बह करके पानी आता है, ना ही भूजल से पानी आता है, तो फिर पानी आता कहाँ से है। तो ये बड़ा पेचीदा मामला है। तो नेति नेति भी एक ऐसा ही पेचीदा मामला है जो उसमें जब बार बार अध्यात्म में ये बताया जाता है कि ईश्वर कि क्या मैं ही ब्रह्म हूँ, बोले नहीं नहीं, आप ही ब्रह्म नहीं हो बल्कि ईश्वर आपके अंदर समाया हुआ है और आत्मा ही ब्रह्म है। और क्या मैं ही इस संसार का ईश्वर हूँ, तो बोले नहीं नहीं। तो बोले क्या फिर मैं ईश्वर से अलग हूँ, बोले नहीं नहीं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ये भी बड़ा ही पेचीदा मामला है कि हम आत्मा और परमात्मा का मेल भी है और वो दोनों अलग भी हैं, और हम स्वयं को ईश्वर मान भी नहीं सकते और स्वयं को ईश्वर से अलग भी नहीं मान सकते। तो इसी तरह का पेचीदा मामला यहाँ पर भी है, इसलिए यहाँ पर नेति नेति शब्द का प्रयोग किया गया है। नेति नेति जो शब्द है वो शब्द न जमा इति, ये संस्कृत शब्द है न जमा इति, तो इससे बन जाता है नेति। और ये 2 बार पुनरुक्ति में प्रयोग हुआ है, 2 बार प्रयोग हुआ है, तो नेति नेति शब्द प्रयोग किया गया है। उसके उपरांत आगे देखिए, तो एक तरह से इसमें समझने में बड़ी ही मुश्किल है कि ये पानी आता कहाँ से है जब कुएं में, जब ये ना तो ऊपर का पानी आता है, ना ही भूजल का पानी आता है, ना ही बरसात का पानी आता, तो फिर ये पानी कहाँ से आता है कुएं में। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। अथाह है मतलब उसकी कोई था नहीं है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, क्योंकि रेत होता है
तो जैसे ही पानी ऊपर से बरसता है तो चाहे कितनी भी तेज़ बरसात हो जाए वो पानी के रेत के अंदर समा जाती हैं। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। देखो ज़्यादातर स्थानों पर क्या रहता है कि अलग अलग स्थानों पर जो भूमि के अंदर कुछ लेयर्स बनी रहती हैं खड़िया पट्टी की, और वो बड़ी ही हार्ड होती हैं। वो ऊपर के पानी को नीचे नहीं जाने जाती है और नीचे के पानी को ऊपर नहीं आने देती। तो इसी कारण से ग्राउंड वाटर्स के कई लेवल हैं हमारी धरती के अंदर। जैसे हमारा आपको सभी को पता है कि हमारी जो धरती है उसके अंदर बहुत सारी लेयर होती हैं। तो एक जैसे लेयर ये हो गई, उसके अंदर ये खड़िया पट्टी हो गई। खड़िया पट्टी के अंदर फिर दूसरी लेयर के अंदर यहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हो जाता है और वो प्रेशर के कारण दबाव में रहता है पानी। उसके उपरांत काफ़ी सारा ऐसे पानी होने के बाद फिर से एक लेयर आती है, वो भी खड़िया पट्टी की एक लेयर होती है। वो लगभग 10-12 फीट भी मोटी हो सकती है, 5-4 फीट भी मोटी भी हो सकती है, कहीं कहीं पर 2-2.5 फीट मोटी भी हो सकती हैं। तो उसके बाद फिर क्या पता काफ़ी दूरी तक रेत, मिट्टी, बजरी, पत्थर, कंकड़ ऐसे ही उसके अंदर आते जाएं। ऊपर भी क्या पता ऐसे ही बहुत सारा ऐसा मलबा ऊपर, इसके ऊपर भी हो और इसके नीचे भी हो, और बीच में जो पानी की जो सतह बनी रहती है, ये जो पानी जो बना रहता है, ये सारा पानी उसके अंदर इन दोनों सतहों के बीच में सुरक्षित रहता है। तो इस तरह जब हम देखते हैं कि कुएं का निर्माण जो होता है, कुएं का निर्माण करते समय हम क्या करते हैं कि कुएं के निर्माण में हम ज़मीन पे, मान लो कि ये आपकी सतह है कुएं, ये आपकी ज़मीन की सतह है और हम इसके अंदर कुएं खोदते चले गए। कुएं खोदते खोदते यहाँ पर ये खड़िया मिट्टी की परत आ जाती है, तो हम इसको वहीं पर छोड़ देते हैं और उसके बाद इसमें सुराग नहीं करते। और उसके उपरांत थोड़े दिनों बाद जो पानी है वो रिस रिस करके इधर से जो रेत है उसमें से रिस रिस करके पानी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पानी यहाँ चारों तरफ से उसमें से पानी इधर नीचे आना शुरू हो जाता है और उसी पानी को वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर अगर हम कुएं का निर्माण का देखें, कुएं के निर्माण की प्रक्रिया में हम कुएं के निर्माण जब हम वहाँ पर करते हैं तो जैसे मान लो ये हमारा धरातल है, इसके अंदर हमने कुआं खोदना शुरू किया। यहाँ पर हमने कुआं खोद दिया, 60 फीट गहरा हमारा कुआं हो गया। उसके उपरांत यहाँ पर खड़िया पट्टी की परत आ जाती है और खड़िया पट्टी की परत जो है लगभग 2 या 3 फीट मोटी है यहाँ पर। तो उस स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक यहाँ पर सुराख करना पड़ेगा, क्योंकि पानी जो है भूजल का, हमें कुआं जो है वो भूजल को ग्रहण करता है। और भूजल कैसे ऊपर आएगा, जब ये खड़िया पट्टी को हम तोड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो मिस्त्री होते हैं या निर्माणकर्ता होते हैं जो कुएं का, वो क्या करते हैं वहाँ पर सुराख करके और उसके अंदर एक पाइप डाल देते हैं और उस पाइप से फिर धीरे धीरे जब पाइप डल जाता है तो उस पाइप से आकर के पानी जो है वो बाहर आ जाता है और इस तरह कुएं के अंदर पानी आता है। तो कुएं का व्यास थोड़ा सा बड़ा होता है, कुएं का व्यास थोड़ा छोटा होता है। कुएं जो है वो खड़िया पट्टी की परत के ऊपर टिकी रहती है, उसको बाहर उसके नीचे उसका स्थान नहीं होता, उसके नीचे उसमें छेद नहीं किया जाता। लेकिन जबकि कुएं के अंदर खड़िया पट्टी के अंदर छेद कर दिया जाता है और उसके अंदर से फिर पाइप लगा करके और फिर वो भूजल को ग्रहण करता है, जबकि कुएं भूजल को ग्रहण नहीं करती। चलिए अब देखिए आगे। तो 50-60 हाथ नीचे खड़िया पट्टी, 50-60 हाथ मतलब लगभग 50 से 60 फीट तक जो खड़िया पट्टी की पत्थर की एक परत आ जाती है, पट्टी आ जाती है। और यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है और पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। अब आप इस दृश्य को देखिए, ये कुएं का एक तरह से एक्सरे किया गया है। एक तरह से यहाँ पर देखिए, इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया कुएं का और उसके उपरांत जो नीचे है कुएं का अंदरूनी हिस्सा, जो ज़मीन के अंदर जो तह बनी हुई है, ये आपके ज़मीन के अंदर है ये कुएं। और उसके साइड में से ये छोटी छोटी बूंदें आपको नज़र आ रही हैं, ये नमी है। ये नमी रेत के अंदर से इकट्ठा होकर के धीरे धीरे नमी यहाँ पर कुएं के अंदर समा जाएगी। ये रेत के कणों से निकलने वाली जो नई नमी है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाएगी और यहाँ पर पानी बन जाएगा। ये जो पट्टी है ये है खड़िया पट्टी, जिसके कारण से यहाँ पर जो पानी एकत्र होता है वो पानी नीचे नहीं जा पाता।
अगर यहाँ पर ये खड़िया पट्टी नहीं होती तो ये पानी सारे सारा भूजल में मिल जाता और राजस्थान के बहुत सारे लोग जो कुइयों के ऊपर निर्भर करते हैं उनको ये कुइयों का पानी प्राप्त नहीं होता। तो इस कारण से ये खड़िया पट्टी एक तरह से उस स्थान के लिए वरदान है जहाँ पर कुइयों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि अगर ये खड़िया पट्टी नहीं होती तो वहाँ पर कुइयों का निर्माण कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ये जो नमी आज इकट्ठा होकर के उस खड़िया पट्टी के अंदर टिक जाती है, उसके ऊपर रुक जाती है और यहाँ पर पानी के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है कुएं के अंदर, तो वो नमी जो है वो सारी सारी नीचे खड़िया पट्टी के अंदर से, खड़िया पट्टी अगर नहीं होती तो वो नीचे सीधे भूजल में मिल जाती और पानी एकत्र कहीं नहीं होता, और उस स्थिति में राजस्थान के लोगों के लिए और ज़्यादा भयावह स्थिति बन सकती थी। तो इस तरह ये खड़िया पट्टी जो है वो कुएं के निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। चलिए आगे देखिए, अब ये बताते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। खड़िया पट्टी का कैसे पता चल जाता है? जब जो दक्ष लोग होते हैं, जो निपुण लोग होते हैं, वो जैसे जैसे रेत निकलता है खुदाई के जरिए, वो वैसे वैसे उस रेत की बनावट को देख करके, उस रेत के जो उस रेत के कण जो हैं उनकी स्थिति को देख करके, उनकी हालत को देख करके या उन कणों को देख करके वो बता देते हैं कि अभी खड़िया पट्टी कितनी दूर है, क्योंकि उसके अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और कहीं कहीं सफ़ेद कंकड़ आना शुरू हो जाते हैं। जब उनको ऐसा महसूस होता है कि सफ़ेद कंकड़ आने लगे हैं या छोटे छोटे कंकड़ आने लगे हैं, पत्थर आने लगे हैं, तो उनको पता लग जाता है कि अब खड़िया पट्टी बिल्कुल नज़दीक है, और वो उस समय थोड़ा सा संभल करके खुदाई करते हैं। कहीं खड़िया पट्टी की परत अगर ज़्यादा टूट गई तो उस स्थान पर मुश्किल हो सकती है, वहाँ पर कुएं का निर्माण करना बड़ा ही मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है। राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या क्या कि कुओं का जो भूजल का जो पानी है वो खारा होता है, उस कारण से वहाँ पीने लायक पानी भूजल से नहीं प्राप्त हो सकता, इसलिए पीने के काम नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। पीढ़ियों का अनुभव मतलब जैसे जो ये मिस्त्री वगैरह बनते थे या चिजारो या चेलवांजी वगैरह बनते थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपने ज्ञान को दूसरी पीढ़ी को देती चली जाती थी। जैसे मान लो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो चेलवांजी का काम करता है, वो अपने पोते को, अपने बेटे को अपने साथ में रखता था अपने काम में, और जो उसका अनुभव था वो अपने अनुभव को अपने बच्चों के साथ बांटता था, और उन अनुभवों का वो भी फ़ायदा लेते थे। उनको उन चीज़ों का अनुभव धीरे धीरे होता था, लेकिन अपने दादा परदादा के अनुभवों से भी वो फ़ायदा उठाते थे। तो इस प्रकार अनुभव भी, पीढ़ियों का अनुभव वहाँ पर काम आता था। जैसे दादा ने बताया किसी स्थान पर वो गया, रामपुर गाँव में गया कुएं बनाने के लिए कोई चेलवांजी, और वहाँ पर वो पहले कभी नहीं गया था, उसको नहीं पता वहाँ पर कि खड़िया पट्टी की परत कितनी दूरी पर आएगी और कितनी मोटी खड़िया पट्टी की परत आएगी, उसको कुछ नहीं पता उस स्थान के बारे में। तो उसको लेकिन इतना पता है कि मेरे दादाजी कुछ साल पहले यहाँ पर एक वो कुएं का निर्माण करके गए थे, और मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि वहाँ पर 60 फीट के ऊपर खड़िया पट्टी की परत है, और 60 फीट की खुदाई करने के बाद यहाँ खड़िया पट्टी की परत मिल जाएगी। तो जैसे ही उसको रेत कंकड़ पत्थर आना शुरू होते हैं तो वो तुरंत समझ आता है कि अब यहाँ पर खड़िया पट्टी की परत आने वाली है। तो इस तरह अनुभव भी उनके काम आते हैं। और बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। अगर एकदम पानी, बरसात का पानी एकदम अगर रेत के ऊपर बैठ गया अर्थात रेत के अंदर नमी बहुत देर तक बनी रही, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर खड़िया पट्टी ऊपर ही है। और अगर मान लो बहुत नीचे है खड़िया पट्टी की परत, तो फिर जल्दी ही पानी जो है वो ज़मीन के अंदर समा जाएगा। तो जहाँ पर नमी ज़्यादा हो जाती है खोदते खोदते, जब चेलवांजी के सामने नमी ज़्यादा आने लगती है या रेत गीला आने लगता है, तो वो समझ जाता है कि अब खड़िया पट्टी बिल्कुल नज़दीक है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में
इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर हरियाणा, पंजाब में होता है। मिट्टी जो है खेत की मिट्टी है, बारिश आई, मिट्टी के अंदर पानी बहा, उसके बाद मिट्टी के अंदर गारा सा बन गया। वो कण जो हैं जो दूर दूर थे मिट्टी के, वो एक दूसरे से चिपक गए। जब मिट्टी के अंदर पानी नहीं होता तो हम उसको ऐसे जब थोड़ा सा दबाव डालते हैं तो वो रेत के रूप में या बारीक कणों के रूप में वहाँ पर नजर आती है या बारीक कणों के रूप में टूट जाती हैं। परंतु जब उसके अंदर पानी होता है तब आप उसको कितना ही दबा लीजिए हाथ से या किसी भी चीज़ से उसको दबाइएगा, किसी भी चीज़ से उसको पीटिएगा, उसको मारिएगा, तो उससे कण नहीं, अलग अलग कण नहीं होंगे क्योंकि वो चिपक जाते हैं पानी में। लेकिन जब बरसात खत्म हो जाती है और धूप निकल आती है तब उस वक्त बीच में छोटी छोटी दरारें बनना शुरू हो जाती हैं और उन दरारों के बीच में से, क्योंकि वो एक दूसरे को खींचते हैं कण, तो उस कारण से बीच बीच में दरारें बन जाती हैं और वो दरारों के माध्यम से जो नमी होती है, ज़मीन के अंदर जो नमी चली गई है वो नमी बाहर निकल आती है और उसके कारण से वहाँ पर फिर धीरे धीरे जल्दी जल्दी दरारें बढ़ती जाती हैं और पानी वहाँ पर सूखता जाता है। परंतु यहाँ जो राजस्थान का जो है रेतीला जो रेगिस्तान है, उसमें सबसे बड़ी बात, अच्छी बात क्या है कि उसके जो कण हैं वो ना तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ना ही एक दूसरे से चिपके होते हैं, जिसके कारण से उनके बीच में कहीं पर भी किसी भी चीज़ के निकलने का स्थान नहीं बचता। ना ही वो एक दूसरे को खींचते हैं कि जिससे कहीं पर कोई ऐसी जगह बन जाए कि वो बिल्कुल रिक्त रह जाए। अगर एक दूसरे को खींचेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर कहीं ना कहीं उन कणों का आपस में संबंध टूटेगा, आपस में कड़ी टूटेगी और जहाँ पर कड़ी टूटेगी उन स्थानों पर क्या होगा कि वो स्थान एक तरह से बीच में खाली छूट जाएंगे, दरारों के रूप में छूट जाएंगे और उन स्थानों से नमी को निकलने का रास्ता मिल जाएगा। परंतु रेतीले कणों में कहीं पर भी कोई रास्ता, नमी को ऊपर जाने का रास्ता प्राप्त नहीं होता क्योंकि आगे कण अड़ जाते हैं और वो कहीं पर भी रास्ता छोड़ते नहीं हैं और वो नमी वहीं पर रुक जाती है, तो रेत के अंदर ही नमी समा जाती है। तो इस तरह एक तरह से रेत जो है वहाँ पर नमी को बचाए रखने का काम करता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि यहाँ पर प्रकृति की एक उदारता, अनोखी उदारता यहाँ पर दिखाई देती है। जो प्रकृति की एक अनोखी उदारता यही है कि रेत के कण जो हैं वो पानी को संभाल के रखते हैं। दूसरा इसने कहा कि जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जहाँ लगाव है, जो जहाँ पर हमारे जो मैदानी भाग होते हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, जहाँ पर दोमट या काली मिट्टी होती है, वो एक दूसरे से कण से चिपक जाते हैं। जब वो चिपकते हैं, जब एक दूसरे से जब वो चिपकेंगे और बार बार कण एक दूसरे से चिपके रहेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर दो कण एक साइड में जोर लगाएंगे और दो कण एक साइड में जोर लगाएंगे तो बीच वाला जो कण होगा वो किसी ना किसी साइड में जाएगा ही, तभी जाकर के अगर मान लो इस साइड के कणों ने ज़्यादा जोर लगा दिया तो इधर से वो कण जो है उसका संपर्क टूट जाएगा और जैसे जैसे संपर्क टूटेगा तो धीरे 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 उनके बीच में गैप बनता जाएगा और उसके कारण से वहाँ पर दरार बनती जाएगी। लेकिन राजस्थान के रेत के अंदर ऐसा लगाव या अलगाव नहीं होता, इस कारण से वो ना तो जुड़ते हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा चिपकते हैं और ना ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।